माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है और यह उसकी कार्यकी की सक्रियता पर निर्भर करता है। ये आकृति व आकार में भिन्न होते हैं। तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति के होते हैं ज़्यादातर। इनकी लंबाई 1 से 4 माइक्रोमीटर होती है और व्यास होता है लगभग आधा माइक्रोमीटर होता है। ये दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अभिकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों यानी बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष में विभाजित कर देती है। भीतरी कक्ष को मैट्रिक्स कहते हैं यानी आधात्री कहते हैं और बाह्य कला की बाह्य कला ये बाह्य सतह का निर्माण करती है और सतत होती है। आंतरिक झिल्ली मैट्रिक्स में अंतर्वलित होकर अंदर की ओर अंतर्वलित होकर के उंगलीनुमा संरचना बनाती है, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं और क्रिस्टी का एक वचन होता है क्रिस्टो। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं और दोनों झिल्लियों पर इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, इसमें वायवीय श्वसन होता है, ऊर्जा के रूप में एटीपी का उत्पादन होता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, वह कुछ आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, 70 प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी मिलते हैं और इसमें सूत्र कणिका में विखंडन द्वारा विभाजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुदैर्ध्य काट है। ये बाह्य झिल्ली है, लगातार है। आंतरिक झिल्ली है जो अंदर की ओर अंतर्वलित होकर क्रिस्टी बनाती है। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाती है और जो आंतरिक झिल्ली के अंदर का जो जलीय कक्ष है ये मैट्रिक्स कहलाता है और मैट्रिक्स में सभी कोशिकीय अंगक होते हैं और दोनों झिल्लियों पर एंजाइम पाए जाते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पूरा होता है। लवक, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसी युगलिना में मिलते हैं और ये आकार में बड़े होने के कारण आसानी से दिखाई दे जाते हैं सूक्ष्मदर्शी से। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक व कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का काम करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक, वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई देते हैं। इसके कारण पादप पीले, नारंगी और लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू है। तेल लवक में तेल संचित रहता है, तेल में वसा संचित रहता है तेल लवक में, और प्रोटीन लवक में प्रोटीन संचित रहता है। अब हम देखते हैं हरित लवक। अब हम हरित लवक के बारे में बात करते हैं। हरे पौधे में अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक
लेंस के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, चक्री के होते हैं और फीते के आकार के भी होते हैं। इनकी लंबाई की बात की जाए तो 5 से 10 मिलीमीटर लंबे होते हैं और 2 से 4 मिलीमीटर चौड़े हो सकते हैं और कोशिका में इसकी संख्या भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास और हरे शैवालों में हरित लवकों की संख्या 1 से 20 हो सकती है और पर्णमध्योतक कोशिका में इसकी संख्या 20 से 40 हो सकती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हरित लवक है इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती है। आंतरिक झिल्ली अधिक पारगम्य होती है, भीतरी झिल्ली यानी आंतरिक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। आंतरिक झिल्ली कम पारगम्य होती है और आंतरिक झिल्ली से घिरी हुई स्थान को स्ट्रोमा या पीठिका कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं होती है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड जो सिक्कों के रूप में जम करके चट्टान सा बना देते हैं तो उसे हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेनम एक वचन है। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली युक्त नलियां होती है जो एक ग्रेना के थाइलेकोइड को दूसरी ग्रेना के थाइलेकोइड से जोड़ती हैं, जिसे हम पटलिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरती है जिसे अवकाशिका कहते हैं। अवकाशिका में ही हरे वर्णक उपस्थित होते हैं और हरित लवक की पीठिका यानी कि स्ट्रोमा में बहुत से एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंदर द्विलड़िक वृत्ताकार डीएनए होता है। राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं। तो ये था हमारा हरित लवक की संरचना। तो हरित लवक की संरचना में ये जो सिक्के दिखाई दे रखे हैं, ये सिक्के जो है इनको कहते हैं हम थाइलेकोइड और जो पूरा जो जमा हुआ सेट है इसको कहते हैं हम ग्रेनम। और ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है और एक ग्रेनम के थाइलेकोइड को दूसरे ग्रेनम के थाइलेकोइड से जो नलिकाकार चपटी झिल्लीयुक्त नलियां जोड़ती है, इन नलियों को हम पटलिका कहते हैं। तो ये हमारा हरित लवक का टॉपिक पूरा होता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम को जॉर्ज पैलेड ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकाओं के रूप में सबसे पहले देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं और इनके ऊपर झिल्ली नहीं होती। तो हम राइबोसोम को एक तरह से वायरस भी कह सकते हैं, क्योंकि वायरस में आरएनए प्लस प्रोटीन का आवरण होता है। तो इसमें भी क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन होती है, लेकिन हम इसकी वायरस से तुलना कर सकते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ S का अर्थ होता है स्वेडबर्गस इकाई। S का अर्थ होता है स्वेडबर्गस इकाई या फिर इसको कह सकते हैं अवसादन गुणांक। अवसादन गुणांक कहते हैं S को। और यह अप्रत्यक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है।
यानी राइबोसोम के आकार और घनत्व को व्यक्त करता है एस। अब ये दोनों ही 2 उप इकाइयों के बने होते हैं। 70S में जो 70S है वो 30 और 50S उप इकाई का बना होता है, और 80S है वो 40 और 60S उप इकाइयों का बना होता है। अब हम देखते हैं साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त तंतु पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के तंतु होते हैं जो एक जाल सा बना लेते हैं, और उस जाल को ही हम साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में साइटोपंजर के अनेक कार्य हैं, जैसे यांत्रिक सहायता करना, जीव द्रव्य को गति प्रदान करना, यानी गति प्रदान करना, व कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायक है। तो ये है साइटोपंजर के या साइटोस्केलेटन के कार्य। अब हम देखते हैं पक्षमाव व कशाभिका। तो पक्षमाव और कशाभिका, पक्षमाव को हम सीलिया कहते हैं और कशाभिका को फ्लैगेला कहते हैं। दोनों की संरचना एक जैसी ही होती है। पक्षमाव तो ये क्या होते हैं कि रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाले अपवृद्धि है। यानी जो पक्षमाव और कशाभिका है ये रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पक्षमाव एक छोटी संरचना चप्पू की तरह कार्य करती है। पक्षमाव क्या है? एक छोटी संरचना है जो चप्पू की तरह कार्य करती है, और यह कोशिका के चारों तरफ मिलने वाले द्रव्य की गति में सहायक है। यानी कि पक्षमाव का कार्य क्या है? पक्षमाव का कार्य यह कोशिका को गति नहीं देता, बल्कि कोशिका के चारों ओर जो द्रव्य होता है उसको गति प्रदान करता है। और जो कशाभिका है वो अपेक्षाकृत लंबी होती है, वे कोशिका की गति करने में सहायक है। तो कोशिका की गति करता है कशाभिका। और प्रोकैरियोटिक और जीवाणुओं की कशाभिका में की संरचना में अंतर होता है, भिन्नता पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक और जीवाणुओं की कशाभिका यूकैरियोटिक की कशाभिका से अलग होती है। अब हम इसकी सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करते हैं कशाभिका और पक्षमाव का। तो दोनों की संरचना एक जैसी होती है, और यानी पक्षमाव या कशाभिका दोनों को हम एक ही नाम से बोलेंगे। तो जो पक्षमाव है इसके हम मुख्य जो तंतु दिखाई देता है कशाभिका, उसको हम इसके कोर को हम अक्षसूत्र कहते हैं, और अक्षसूत्र के चारों ओर जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। यानी अक्षसूत्र चारों ओर से जीव द्रव्य झिल्ली से ढका रहता है, और इसमें कई सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं अक्षसूत्र में, जो लंबे अक्ष के समांतर होती है। अक्षसूत्र के केंद्र में एक छोटा अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, तथा ये सूक्ष्म नलियां एक दूसरे से जीव द्रव्य सेतु द्वारा जुड़ी रहती है, और इन दोनों सूक्ष्म नलिकाओं के चारों ओर केंद्रीय आच्छादन से ये घिरी रहती है। और परिधि की ओर 9 दिक् परिधि की ओर सूक्ष्म नलिकाएं होती है। परिधि की ओर 9 दिक् सूक्ष्म नलियां होती है, और अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था, अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 कहते हैं। तो अक्षसूत्र में इन नलियों की व्यवस्था को 9+2 कहते हैं। केंद्रीय अब हम देखते हैं परिधि की ओर। जो परिधि की ओर दिक् के प्रत्येक नलिका, परिधि में दिक् पाया जाता है, और दिक् की प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार से
9 और ये छड़ बन जाती है तथा परिधीय दिक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी संरचना है। इसमें केंद्र में 2 नलियां होती हैं, जीव द्रव्य सेतु द्वारा जुड़ी रहती है और इसके चारों ओर आच्छाद होता है। फिर ये 9 दिक अरिये है, 9 है संख्या में और ये डबल नलियां होती है, इसको इसलिए इसको 9 दिक अरिये कहते हैं। और जो व्यवस्था होती है नलियों की, इसको 9+2 कहते हैं। और प्रत्येक दिक से क्या है, एक अरिये छड़ जुड़ी रहती है। इस तरह से 9 छड़ों की संख्या हो जाती है। ये छड़े हैं और फिर प्रत्येक दिक है वो एक दूसरे से जीव द्रव्य सेतु द्वारा जुड़ जाता है। ये जीव द्रव्य सेतु है, इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब जो दोनों यानी पक्षमाव और कशाभिका दोनों ही तारक केंद्र जैसी संरचना से निकलते हैं। अभी प्राणी के अंदर या कोशिका के अंदर जब पक्षमाव और कशाभिका जिस स्थान से निकलते हैं वो तारक केंद्र जैसी संरचना होती है, जिसको हम आधारिकाय कहते हैं। तो आधारिकाय से ये पक्षमाव और कशाभिकाएं निकलती है, जिनको हम आधारिकाय या तारक केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा कशाभिका और पक्षमाव का टॉपिक पूरा होता है। तारक काय में तारक केंद्र। तो तारक काय को सेंट्रोसोम कहते हैं और तारक केंद्र को सेंट्रियोल कहते हैं। तारक काय, तो तारक काय में 2 बेलनाकार संरचना होती है। इन बेलनाकार संरचनाओं को तारक केंद्र कहते हैं। यह दोनों तारक केंद्र अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरे रहते हैं और दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे के लंबवत होते हैं और प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। तारक केंद्रों की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में तारक केंद्र में 9, प्रत्येक तारक केंद्र में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन नलिकाएं होती हैं। ट्यूबुलिन सूत्र होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र में परिधि की ओर 9 नलिकाएं होती है समान दूरी पर। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक में होता है, यानी प्रत्येक परिधीय सूत्रक जिसमें 3 नलिकाएं होती हैं त्रिक होता है। वे पास की त्रिक से आपस में जीव द्रव्य सेतु द्वारा जुड़े रहते हैं तथा तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। तो तारक केंद्र का अग्र और भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बनी अरिय दंड से जुड़ा रहता है। यानी कि जो त्रिक है वो एक अरिय दंड से जुड़ा रहता है, जैसा कि फ्लैगजिला की संरचना में देखा था। तथा तारक केंद्र पक्षमाव कशाभिका का आधारीय काय बनाते हैं और प्राणी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो हम तारक काय की, ये तारक काय है पूरा, ये चारों ओर आवरण झिल्ली पाई जाती है। ये बेलनाकार 2 तारक केंद्र है जो एक दूसरे के लंबवत है और इन तारक केंद्रों की संरचना ठीक वैसी होती है जैसे कि कशाभिका की होती है। कशाभिका में दिक होते हैं और यहाँ पर परिधि में त्रिक होते हैं। ये तारक केंद्र कशाभिका का आधारीय काय बनाते हैं। इस कारण इसकी संरचना तारक केंद्र की संरचना और कशाभिका की संरचना एक जैसी ही होती है। तो इसमें देखो अरिय दंड ऐसे होते हैं, ये आपस में
निकले होते हैं यहाँ से अंदर की ओर। इनको हम अर्यदंड कहते हैं, यानी कि त्रिक से निकले रहते हैं। यहाँ पर दिक है और वहाँ ये संरचना है कशाभिका की, तो इसमें दिक है और उसमें और इसमें क्या होगा, यानी तारक केंद्र में त्रिक होगा, यहाँ पे त्रिक। तो इसी के साथ हमारा तारक केंद्र और तारक का पूर्ण होता है। केंद्रक, केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं और इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक में उपस्थित प्रोटीन के तंतुओं को क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने। तो क्रोमेटिन नाम दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था प्रोटीन तंतुओं को जो केंद्रक में पाए जाते हैं। अंतरकाल अवस्था में, अंतरकाल अवस्था में केंद्रक विभाजित नहीं होता, और जब केंद्रक में अंतरकाल अवस्था में देखा जाता है तो अत्यधिक फैली हुई विस्तृत प्रोटीन तंतु होती है। केंद्रक में प्रोटीन तंतु पाई जाती है जो बहुत फैली हुई होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रक में एक और संरचना पाई जाती है गोलाकार, जिसको केंद्रिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक दोहरी आवरण से, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है और दोनों झिल्लियों के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को परिकेंद्रकीय अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। वहाँ झिल्ली, केंद्र की वहाँ झिल्ली पर अंतर्द्रव्य जालिका जुड़ी होती है और अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम लगे रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण में छिद्र बने होते हैं और इन छिद्र बनने का कारण होता है, केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाते हैं, जगह जगह पर छेद होते हैं केंद्रक आवरण। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संगलन से बनता है। यानी जब दोनों झिल्लियां ही कुछ स्थानों पर नष्ट हो जाती है तो उससे इनमें छिद्र हो जाते हैं आर पार। इन छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु केंद्रक में व कोशिका द्रव्य, यानी केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रकों की संख्या अनेक होती है, तथा कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता। इसका उदाहरण है स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका की कोशिका, इनमें केंद्रक नहीं होता। मनुष्य के आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता। केंद्रकीय अधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक यानी केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है और केंद्रिक या केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है, जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है और यह सक्रिय राइबोसोमस आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होता है। यानी कि सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व
अनेक केंद्रिक मिलते हैं, यानी अनेक केंद्रिकाएं मिलती हैं। अंतरावस्था में केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का जाल मिलता है। अंतरावस्था में केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का जाल मिलता है और जब इसमें विभाजन शुरू होता है तो केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई देने लगती है। क्रोमेटिन में डीएनए यानी जो केंद्रक के स्थान पर क्या दिखाई देती है, गुणसूत्र संरचना दिखाई देने लगती है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन होती है जिसे हिस्टोन कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं क्षारीय प्रोटीनों को। इसके अतिरिक्त इसमें हिस्टोन आरएनए भी, हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए भी मिलता है। यानी क्रोमेटिन में डीएनए, कुछ क्षारीय प्रोटीन जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं तथा आरएनए भी होता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र होता है जिसमें 46 गुणसूत्र बिखरे रहते हैं। अब हम देखते हैं गुणसूत्रों पर गुणसूत्र बिंदु के बारे में। तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। यानी गुणसूत्र बिंदु पर जो संकीर्णन होता है उसको तो गुणसूत्र बिंदु कहते हैं और गुणसूत्र बिंदु पर बिंब के आकार की एक संरचना होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये जो हरे रंग की जो डिस्क की संरचना दिख रही है इसको हम काइनेटोकोर कहते हैं और जहां पर सूत्र दबा हुआ होता है, संकीर्णन होता है, उसको हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं। मध्य केंद्रकी को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र में बीचों बीच में होता है जिससे कि गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उपमध्य केंद्रकी, इसको सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं, अर्थात गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी और एक बड़ी हो जाती है। तीसरा है अग्रबिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिंदु किनारे से थोड़ा पीछे होता है जिससे किनारे पर एक भुजा छोटी और एक बहुत छोटी और एक बहुत बड़ी हो जाती है। जबकि चौथा प्रकार है अंत केंद्री यानी फिबोसेंट्रिक। इसमें गुणसूत्र बिंदु केवल गुणसूत्र के एक छोर पर होता है जिसमें सिर्फ एक ही भुजा होती है, 2 भुजाएं नहीं होती, फिबोसेंट्रिक में होती है। और जब गुणसूत्र बिंदु जब गुणसूत्र प्राथमिक संकीर्णन के अलावा और संकीर्णन पाया जाता है तो उस संकीर्णन को सैटेलाइट कहते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं ये गुणसूत्र 4 प्रकार के मेटासेंट्रिक। तो इसमें ये मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और ये हो जाएगा फिबोसेंट्रिक। इसमें द्वितीय संकीर्णन है तो ऊपर वाला जो छोटा सा जो जितना भी गुणसूत्र अलग दिखता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट हो जाएगा। तो ये हमारा, हम देखते हैं माइक्रोबॉडीज या सूक्ष्म का है। इन कोशिका द्रव्य में बहुत सारी झिल्ली आवृत यानी झिल्ली से आवृत सूक्ष्म थैलियां पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में झिल्ली से आवृत सूक्ष्म थैलियां पाई जाती है जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं और ये पौधे व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। इन थैलियों को ही क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय पूरा होता है।